यूआरओ, आरपीएससी, आरपीएससी, यूआरओ की आज हम दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। इसमें हम अध्याय 2 नगर पालिका का गठन एवं शासन, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नेंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, इस अध्याय में अध्याय 2 में धारा 3 से 50 तक का वर्णन है। ये ध्यान रखें, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है और ये भी प्रश्न बन सकता है कि अध्याय 2 है उसका संबंध किससे है। अध्याय 2 का संबंध नगर पालिका गठन और शासन से संबंधित है। पहली क्लास में हमने नगर पालिकाओं से संबंधित सामान्य परिचय पढ़ा था और उसका इतिहास पढ़ा था। आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और धारा जो 3 है वो हमने पहली क्लास में अध्ययन कर लिया था। तो आज धारा 4 से हम अध्ययन करेंगे। धारा जो 4 है नगर पालिका की, वो कहती है कि नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधनों के प्रवर्तन, यानी इसका मतलब ये है कि जो नगर पालिका के जो अधिनियम के अंतर्गत कोई ऐसे नियम जो बनाने हैं या करने हैं, उसकी जो शक्ति होगी वो राज्य सरकार की होगी। तो प्रावधान के संचालन से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हो, यानी नगर पालिका के लिए अनुपयुक्त हो, ठीक है, उसके पास जो पावर न हो, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नगर पालिका बोर्ड को अनुपयुक्त समझे जाने वाले प्रावधान के संचालन से छूट दे सकती है, परंतु इसके बाद वापस अधिसूचना के द्वारा नगर पालिका बोर्ड में लागू किया जा सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो राज्य सरकार है अधिसूचना अधिसूचना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिसूचना द्वारा नगर पालिका बोर्ड को अनुपयुक्त समझे जाने वाले प्रावधान से संचालन से छूट दे सकती है, यानी कोई ऐसा प्रावधान जो अनुपयुक्त है और वो नगर पालिका के लिए अनुपयुक्त है, तो उसमें छूट यानी उससे छुटकारा दे सकती है राज्य सरकार, वो भी अधिसूचना जारी करके। ध्यान रखें, अधिसूचना। परंतु यदि वापिस वो ये प्रावधान लगाना है तो वापिस अधिसूचना जारी की जाएगी राज्य सरकार द्वारा और नगर पालिका बोर्ड में लागू किया जा सकेगा, ये कहना चाह रहे हैं। आगे, इस दौरान राज्य सरकार इस छूट के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के बारे में नियम बना सकती है। जो ये छूट दे रखी है, इसमें यदि कुछ नियम बनाना है या इसमें कुछ संशोधन करना है तो वो भी राज्य सरकार को अधिकार होगा। छूट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के बारे में नियम बना सकती है। ये जो नियम बनाने की शक्ति होगी ये राज्य सरकार को होगी। ये थी धारा 4 नियम से संबंधित। अब धारा 5 नगर पालिका की स्थापना और निगमन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 5 है, इंपॉर्टेंट है। इसमें नगर पालिका की स्थापना और निगमन का वर्णन किया गया है। इसका क्लॉज, ये क्लॉज जरूर याद करें। ये धारा 5 ऐसे याद करें आप, धारा 5 और इसको ब्रैकेट में बंद कर दें 5(1). तो धारा 5(1) प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, में नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यानी जो संक्रमणशील क्षेत्र होगा वहां नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। नगर पालिका बोर्ड के नाम से एक निगमित निकाय होगा। नंबर 2, ये तो था नगर पालिका। अब नंबर 2 ये धारा 5(2) में 5(2) लघुतर नगरीय क्षेत्र में एक नगर परिषद की स्थापना की जाएगी। नगर परिषद की स्थापना लघुतरी क्षेत्र में होगी, यानी संक्रमण क्षेत्र से थोड़ा बड़ा होगा। फिर धारा 5(3) ये सब क्लॉज है। प्रत्येक वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना की जाएगी। नगर निगम के नाम से एक निगमित निकाय भी होगा। तो धारा 5(1) में संक्रमण क्षेत्र यानी नगर पालिका की स्थापना का उल्लेख किया गया है। धारा 5(2) में नगर परिषद का उल्लेख किया गया है और धारा 5(3) में है वो नगर निगम का उल्लेख किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नगर पालिका की स्थापना का वर्णन धारा 5(1) में, नगर परिषद की स्थापना का वर्णन धारा 5(2) में और नगर निगम की जो स्थापना का प्रावधान है वो धारा 5(3) में किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नगर पालिका जो बोर्ड है वो संक्रमण क्षेत्र में स्थापित होगा। नगर परिषद है वो लघुतर नगरीय में स्थापित होगा और नगर निगम में वो प्रत्येक वृहत्तर नगरीय क्षेत्र में होगा। अब आगे,
एक सामान्य मोहर होगी, यानी जो नगर पालिका है, नगर परिषद है या नगर निगम है, इसकी एक सामान्य मोहर होगी और उसके निगमित नाम से वाद चला सकेगा, वाद चलाया जा सकेगा। यानी ये कह रही है कि नगर पालिका के ऊपर वाद चलाया भी जा सकता है और नगर पालिका किसी के ऊपर वाद चला भी सकती है। यानी एक प्रकार से नगर पालिका वो कंपनी की तरह काम करेगी, कंपनी, क्योंकि कंपनी किसी दूसरे पर वाद चला भी सकती है और कंपनी में वाद चलाया जा सकता है। और शाश्वत उत्तराधिकार होगा। तो ये सारे जो नियम है, मोहर, वाद और ये शाश्वत उत्तराधिकार, ये सब कंपनी से संबंधित नियम, ऐसे कंपनी से संबंधित नियम है। तो नगर पालिका भी एक कंपनी की तरह कार्य करेगी, जिसमें नगर पालिका की मोहर होगी, उस पर वाद चलाया भी जा सकता है और वो भी वाद चला सकती है और शाश्वत उत्तराधिकार होगा। आगे, किसी ऐसे क्षेत्र को नगर पालिका गठित नहीं किया जा सकता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी ऐसे क्षेत्र को नगर पालिका गठन नहीं किया जा सकता जहां औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना प्रस्तावित हो। जी, यानी जहां इंडस्ट्री लगना प्रस्तावित है और जिसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, वहां नगर पालिका स्थापित नहीं की जा सकेगी। ये लाइन कह रही है। और इसका जो उल्लेख है वो धारा 5(3) में, ये ध्यान रखें। जो नगर निगम है, सॉरी, नहीं, धारा 5 में है, 3 में नहीं। सब क्लॉज में नहीं है, धारा 5 में, ये ध्यान रखें। राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन के महत्व को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के द्वारा ऐसे क्षेत्र को नगर पालिका से अपवर्जित करके विकास प्राधिकरण का गठन कर सकती है। विकास प्राधिकरण का गठन, यानी यदि कोई क्षेत्र सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक है और पर्यटक की दृष्टि से महत्व वाला है, तो राज्य सरकार राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करेगी, प्रकाशन करवाएगी और नगर पालिका से अपवर्जित करके, यानी अलग करके, उसको विकास प्राधिकरण का गठन, वहां विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। विकास प्राधिकरण का गठन का मतलब है उसके लिए, उसके विकास के लिए सांस्कृतिक धरोहर है या ऐतिहासिक धरोहर है या पर्यटन के लिए महत्व की धरोहर है, तो वहां विकास किया जाएगा। वो नगर पालिका के अंडर में नहीं आएगा, वो विकास प्राधिकरण के अंडर में आएगा और इस नगर पालिका के अंतर्गत आ रहा है तो उसको अलग किया जाएगा, यानी अलग करके, अलग करके फिर ये विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। किस कंडीशन में? तो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटक की दृष्टि की, और ये इसका जो वर्णन है वो धारा 5 में, ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे, तथा अपवर्जित के बिना नगर पालिका के अतिरिक्त भी एक विकास प्राधिकरण का गठन कर सकते हैं। धारा 6, नगर पालिका की संरचना। ये जो मैं पास में बता रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो धारा है ये संविधान की धारा है, धारा 243(r). मतलब ये मैं पास में इसलिए लिख रहा हूँ कि नगर पालिका की जो अधिनियम है 2009 का, उसकी धारा 6 है नगर पालिका की संरचना, और भारत का जो संविधान है उसमें धारा 243(r) है, उसमें भी नगर पालिका की संरचना का उल्लेख है, ध्यान रखें। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि कौन सी धारा संविधान और नगर पालिका की जो अधिनियम जो 2009 की धारा है उसमें समानता रखती है, तो ये ध्यान रखें, ये प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए बार बार मैं पास में ये संविधान की भी धारा दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी मिले। तो नगर पालिका की जो संरचना है, ये जो अधिनियम 2009 है नगर पालिका का, उसमें तो 6 में उल्लेख किया गया है, और संविधान की जो धारा है वो 243(r) में उल्लेख किया गया है नगर पालिका की संरचना का, ये ध्यान रखें। तो धारा 6, धारा 6 का क्लॉज 1, यानी धारा 6(a), किसी नगर पालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये धारा 6(1) में है, यानी नगर पालिका के, नगर पालिका का जो क्षेत्र होगा वो सभी वार्डों में विभक्त होगा, ये कहना जा रही है, और इन सभी वार्डों के नाम होंगे। और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र यानी राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों
से राज्य निर्वाचन आयोग से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। यानी चुनाव होगा और उनमें व्यक्ति चुने जाएंगे जिनको पार्षद कहा जाएगा। पार्षद, वार्डों से पार्षद, उससे चुना जाएगा। ये धारा 6(1) में उल्लेख है, ध्यान रखें, धारा 6(1). फिर धारा 6(2) क्या कहती है? ऐसे स्थानों की संख्या 13 से कम नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, 13 से कम नहीं होगी। यानी एक नगर पालिका में कम से कम 13 वार्ड होंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो ये धारा 6(2) में ये भी ध्यान रखें। धारा 6(2) में, धारा 7(7) में लिखता रहता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो धारा 6(2) बोल रही है कि ऐसे स्थानों की संख्या 13 से कम नहीं होगी। ऐसे स्थानों की संख्या जो 13 से कम हो, मान लो 13 से कम हो तो राज्य सरकार को पावर है इसमें। राज्य सरकार समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाएगी। यानी मिनिमम कम से कम तो 13 है ही है। एक नगर पालिका में जो वार्डों की संख्या होगी वो कम से कम 13 होगी। यदि 13 से कम है तो राज्य सरकार को समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जाएगा, अवगत करवाया जाएगा कि ये नगर पालिका ऐसी है जहां वार्डों की संख्या 13 से कम है। इसका जो उल्लेख है वो धारा 6(2) में किया गया है। ध्यान रखें, मैं बार बार धारा का वर्णन कर रहा हूँ क्योंकि अब की बार का जो पेपर है वो बहुत स्टैंडर्ड बनेगा। आपको धारा के अंदर धारा ही नहीं, धारा का जो सब कुल उप धारा है उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। अब धारा 6(3) क्या कह रही है? नगर पालिका बोर्ड, ये थोड़ी मिस प्रिंट होगी, नगर परिषद या नगर निगम में निम्नलिखित प्रतिनिधित्व होगा। यानी अब इसमें नगर पालिका में, नगर परिषद में या नगर निगम में कौन कौन होंगे? तो राजस्थान विधानसभा का सदस्य यानी विधायक होगा। विधायक, ये 6(3) में ध्यान रखें। नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य में एक दिव्यांग होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिव्यांग होगा। यानी हर नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या नगर निगम में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, मनोनीत एक दिव्यांग होगा। और इसका उल्लेख है वो धारा 6(3) में किया गया है। पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दिव्यांग का नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में उल्लेख किया गया है? तो धारा 6(3), ये ध्यान रखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, धारा 6(3). अब मनोनीत सदस्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका बोर्ड में जो मनोनीत सदस्य होंगे जो राज्य सरकार करेगी वो 6 हैं। यानी राज्य सरकार नगर पालिका में 6 सदस्य मनोनीत करेगी, नगर परिषद में 8 सदस्य मनोनीत करेगी और नगर निगम में 12 सदस्य मनोनीत करेगी राज्य सरकार, जिसमें से एक दिव्यांग होगा। ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दिव्यांग वाला। तो नगर पालिका बोर्ड में 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12। अब मनोनीत सदस्य के बारे में वर्णन किया गया है धारा 24, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये है मनोनीत सदस्यों की, जो सदस्य है कोई भी सदस्य नगर पालिका का, उसकी साधारण अर्हता यानी योग्यता। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के सदस्यों की योग्यता का वर्णन नगर पालिका की धारा 24 में किया गया है, ध्यान रखें। और धारा जो 35 है ये निर्वाचन संबंधित अपराध तथा भ्रष्ट आचरण की वजह से नहीं होता। यानी यदि आप निर्वाचित हो चुके हैं नगर पालिका में या नगर निगम में या नगर परिषद में, तो आपको कैसे हटाया जाएगा? अपराध संबंधित और भ्रष्ट आचरण से संबंधित आप जो निहिरता मतलब अयोग्यता, अयोग्य हो जाएंगे आप, अयोग्य। तो उससे संबंधित धारा 35 और धारा 24 में योग्यता का वर्णन है सदस्यों का। निहित उपबंधन मनोनीत सदस्यों पर लागू होंगे। यानी ये जो धारा 24 और धारा 35 है ये इन मनोनीत सदस्यों पर भी लागू होंगे। ये जो नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम के जो सदस्य हैं इनको भी धारा 24 जो योग्यता और धारा 35 है जो अयोग्यता है, ये मनोनीत सदस्य भी लागू होगी।
यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन से आए सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों पर बराबर बराबर लागू होगी, ये कहना चाह रहे हैं। राज्य सरकार को किसी भी मनोनीत सदस्य को किसी भी समय प्रत्याहरण निष्कासन करने की शक्ति होगी, यानी मनोनीत सदस्यों को हटाने की जो शक्ति होगी वो राज्य सरकार को होगी, वो किसी भी समय हटा सकती है, कोई समय अवधि निश्चित नहीं है। नाम निर्देश मनोनीत सदस्यों को नगर पालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मनोनीत सदस्य राज्य सरकार मनोनीत करेगी, जो नगर पालिका में 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12, इनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। और ये धारा 6 में वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखें। किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य को ऐसी नगर परिषद या नगर निगम में प्रतिनिधित्व होगा, यानी लोकसभा का जो सदस्य है यानी सांसद, वो नगर परिषद या नगर निगम सांसद वो भी इसका सदस्य होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब धारा 6(3) में चल रहा है, तो ये ध्यान रखें आप। मनोनीत सदस्यों का जो वर्णन है वो धारा 6(3) में, कौन कौन से में ये आपको हमने बता दिया। और ये लोकसभा का सदस्य इंपॉर्टेंट है, ये भी धारा 6(3) में। अब धारा 6(4), राज्य सरकार स्थानों की संख्या नवीनतम जनगणना के आधार पर राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा पुनः निर्धारित करेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्थानों की संख्या है वो समय समय पर जब जब जनगणना होगी उसके हिसाब से की जाएगी। 6(5), 6(5) में आरक्षण का उल्लेख है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 6(5) में आरक्षण का उल्लेख है। नगर पालिका के ऐसे इस प्रकार स्थानों की कुल संख्या नियत करते समय राज्य सरकार क्रमशः आरक्षित स्थानों की संख्या निर्दिष्ट करेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। आरक्षण देने का जो अधिकार होगा वो राज्य सरकार को होगा नगर पालिका में, ये धारा 6(5) में है। और ये मैंने देख लो संविधान की भी धारा लिख ली है कि नगर पालिका में आरक्षण का जो संविधान है उसकी धारा 243(t) में उल्लेख है, ये भी आपको याद करना है साथ साथ। और नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसके में आरक्षण का उल्लेख है, वो धारा 6(5) में है। अब आरक्षण, सामान्य स्थानों पर आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षण, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षण, और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए ओबीसी के लिए आरक्षण, इनको आरक्षण दिया जाएगा। धारा 6(6), अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, यानी एससी और एसटी का जो आरक्षण का उल्लेख है वो धारा 6(6) में, ये ध्यान रखें। ये धारा वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बता रहा हूं, ऐसा आपको कोई नहीं पड़ेगा। धारा 6(6) है, यहाँ पे एससी एसटी का आरक्षण का उल्लेख है। नगर पालिका के लिए नियत स्थानों की कुल संख्या के संबंध में आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात निकटतम वही होगा जो अनुपात उस नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उसकी कुल जनसंख्या के साथ है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए कि 100% जनसंख्या है वहां, इसमें एससी मान लो 15% रह रहे हैं और एसटी मान लो 18% रह रहे हैं, तो वहां की जो नगर पालिका होगी वहां की जो कुल सीटों का 100% माना जाएगा और उसमें से 15% एससी को दिया जाएगा और 18% एसटी को दिया जाएगा। ये 6(6) में कहा गया है, यानी जितनी जनसंख्या उतनी उनको भागीदारी दी जाएगी, ये 6(6) में उल्लेख है। एससी एसटी को 6(7), पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत इतना होगा जितना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगर पालिका की कुल जनसंख्या के 50% से कम पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मान लो एससी एसटी है, वहां एससी और एसटी ये दोनों मिलाकर यदि 50% से कम हो रहे हैं वहां ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6(7), धारा 6(7), यानी एससी एसटी 50% से कम है वहां ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, ये धारा 6(7) कह रही है। परंतु पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है वो 21% से अधिक नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है।
50% कम है, मान लो कहीं SC ST 5% ही है दोनों मिला के, तो पीछे कितना रहा 45%, तो 45% ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। ओबीसी को जो अधिकतम आरक्षण है वो 21% ही मिलेगा। ये लाइन कहना चाह रही है। परंतु यह यहाँ जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत उस नगर पालिका की कुल जनसंख्या का 70% नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां प्रत्येक नगर पालिका कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी SC और ST दोनों मिला के, SC प्लस ST ये दोनों मिला के 70 से कम है, तो वहां एक सीट है वो ओबीसी के लिए आरक्षित होगी। 70% से कम है, 50 से कम है तो मैक्सिमम जो आरक्षण है वो ओबीसी को दिया जाएगा 21%, और यदि 70% से कम है और 50 से अधिक है, यानी 50 से अधिक और 70 से कम है, तो वहां एक ओबीसी सीट दी जाएगी। ये धारा 6-7 में उल्लेख है, ध्यान रखें। अब 6-8 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों में से आधे स्थान ऐसे महिलाओं वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6-8 धारा 6-8 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जितने भी आरक्षण है, मान लीजिए SC का आरक्षण है, आरक्षण जनसंख्या के हिसाब से दे रखा है 20, ST को दे रखा है मान लीजिए 30, ओबीसी को दे रखा है ओबीसी 20 दे रखा है। तो अब इसमें से SC में है तो ये 10% है, ये महिलाओं के लिए होगा 50%, ST में ये 15 महिलाओं के लिए होगा, ओबीसी में ये 10 महिलाओं के लिए, एक एग्जाम्पल है, ऐसे माना गया, मानना आपको। तो ये 6-8 में महिलाओं को आरक्षण है वो 50% दिया गया, आधे स्थानों पर यानी 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ये 6-8 में उल्लेख है। चाहे कोई भी कैटेगरी हो, SC हो, ST हो या ओबीसी हो, उसमें जितना आरक्षण है उसका आधा आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। ये 6-8 में उल्लेख है। नगर पालिका के लिए नियत स्थानों की कुल संख्या के आधे स्थान जिसमें आरक्षित स्थानों की संख्या सम्मिलित है महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, ये 6-8 में है। यानी 50% जो आरक्षण है वो महिलाओं का होगा, चाहे कैटेगरी कोई हो, और कैटेगरी वाइज होगा। SC में तो SC में से मिलेगा महिलाओं को, ST है तो ST में से मिलेगा, ओबीसी है तो ओबीसी में से मिलेगा, और सामान्य है तो सामान्य में से आरक्षण मिलेगा। 50% आधा आरक्षण। धारा 7 वेरी इंपॉर्टेंट, पदावधि, यानी एक नगर पालिका की अवधि कितनी होगी, वो कब तक काम करेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बैठक यानी नगर पालिका की पहली बैठक हुई है उसकी नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, ये ध्यान रखें, 5 वर्ष तक, यानी पहली बैठक से नियत तारीख 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। यानी नगर पालिका की जो अवधि होगी, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है नगर पालिका की अवधि कितनी होती है, तो ऑप्शंस में से होगा पहली बैठक से 5 वर्ष तक, ये नगर पालिका की अवधि है, ये ध्यान रखें, पहली बैठक से 5 वर्ष तक अवधि, ये अवधि रहेगी। उसके अंदर अंदर आपको चुनाव करवाना है, उसके बाद याद रखें। और ये जो है पदावधि, ये नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 7 में भी उल्लेख है, और भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 243U में भी उल्लेख है, ध्यान रखें 243U, इसमें भी इसका उल्लेख किया गया है नगर पालिका की सॉरी पदावधि, यानी कितने समय तक नगर पालिका बनी रहेगी। ये धारा का मैं साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ कि हो सकता है आपको इसकी तुलना करके पूछ लें। तो संविधान की धारा 243U में पदावधि है, और यहाँ पर 2009 का अधिनियम है, इसमें 7 में पदावधि है। धारा 8 नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना। किसी नगर पालिका का ये 2 बार छप गया है, किसी नगर पालिका का शासन नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या था स्थित नगर निगम उसके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नगर पालिका का जो शासन है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनका जो शासन है इनके अध्यक्षों द्वारा किया जाएगा। ये धारा कहना चाह रही है, अध्यक्ष। ये